हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल रिसेंटली सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है यूनियंस में, एसोसिएशंस में, अंदर और बाहर, इस बात की हो रही है कि जीएसटी के स्लैब जो रेड्यूस हुए थे उस पर मेडिक्लेम पर जो जीएसटी घटाया गया था उसके बारे में। सभी आशा कर रहे थे कि मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी घट जाएगा। अब लेकिन क्योंकि आपका जो जीएसटी होता है, पैसा तो इंडिविजुअली कटता है, लेकिन वो एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी बन जाती है और उस पर किसी प्रकार की छूट नहीं है। उस पर वही जीएसटी लगेगा, मतलब उस पर जीएसटी लगेगा कम, लेकिन उस पर जीएसटी लगेगा। तो जैसे अपने बैंकों के जो सेवारत कर्मचारी हैं, चाहे ऑफिसर्स हों, एम्प्लॉइज हों, उनका जो पैसा है और जीएसटी दोनों की दोनों चीज़ें खुद बैंक देता है। तो वहाँ तो सही है कि इंडिविजुअल नहीं दे रहा है, वहाँ जीएसटी जायज़ दिखाई देता है, क्योंकि भाई जब आप कमा रहे हो और आप ही कर रहे हो तो आपसे हम भी लेंगे। लेकिन जो रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, वो अपना जो इंश्योरेंस लेते ग्रुप में हैं, लेकिन पैसा उनका इंडिविजुअली कटता है और जीएसटी भी इंडिविजुअली कटता है। इस पर भी छूट नहीं मिल पाई क्योंकि उसका नाम ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस रख दिया गया। इसके लिए सबसे पहले लेटर लिखा AIBAN ने, बैंक टचाराम साहब ने। लिखना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। उसके बाद जो लेटर लिखा गया वो लिखा AIB पार्क ने, फिर शायद UFBA ने भी लिखा, और भारतीय मजदूर संघ के जो आचार्य जी हैं उन्होंने भी लिखा। अब सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि भारत सरकार को लेटर लिखें और बताएं कि जिन लोगों के इंडिविजुअली पैसे कट रहे हैं, हालांकि वो ग्रुप में मेडिकल इंश्योरेंस तो दिखाई दे रहा है, उनसे जीएसटी किस प्रकार का। और इतने से ही काम नहीं चलेगा, वहाँ जा कर के मिलें। और काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं इस चीज़ की, और इसका इंतज़ार कर रहे हैं लोग बाग कि चलो कुछ छूट मिल जाए। चलो कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें दो तो चीज़ें हैं कि यदि जीएसटी में भारत सरकार छूट नहीं देती है तो जीएसटी का खर्चा बैंकों को उठाना चाहिए, जिस प्रकार वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ का उठाते हैं, क्यों काम तो ये भी करके आए हुए हैं। अब देखो ये किस प्रकार ये सफल होते हैं। वैसे देखा जाए तो बड़ा सीधा साधा है कि जो पैसा मेरी पॉकेट से जा रहा है, इंडिविजुअल जा रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है, तो ये पैसा ही पॉकेट से जा रहा है। तर्क तो काफ़ी मजबूत है। अब क्योंकि इनके कैलकुलेशंस हैं, उस कैलकुलेशन से जीएसटी का संग्रहण और कमी भी सी कैलकुलेट की होगी, ये भी कर ली होगी, इनसे आ जाएगा इतना पैसा। अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है, और इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, और मेरा तो अंदाज ये है कि जो इंडिविजुअल पॉकेट से पैसा जा रहा है तो भारत सरकार इस पर अमल करेगी, और जीएसटी को पेंशनर्स और रिटायरीज का जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस में पैसा जाता है उसको माफ़ कर देगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कोशिशें तो काफ़ी हो रही हैं। दूसरा, मेरा अपडेशन ऑफ पेंशन पर मैं बात करूंगा। अपडेशन ऑफ पेंशन पर हमारा एक बहुत ही पावरफुल रेगुलेशन है 1995 का। उससे इधर उधर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो इतने उतावले होते हैं कि साहब ये कब होगा। भैया 30 साल से नहीं हुआ तो अब क्या मेरे वीडियो बनाने से हो जाएगा। मैं तो आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो 30 साल तक आप जिस गलत फहमी में थे, कन्फ्यूजन में थे, मिसअंडरस्टैंडिंग में थे कि आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास सब कुछ है, उसका सदुपयोग नहीं किया गया। कुछ लोग आते हैं कि सब आरबीआई लाइन्स पर। अब या तो उनमें अनभिज्ञता है कि उनको पता नहीं है कि आरबीआई लाइन पे पेंशन अपडेशन क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि आरबीआई को 3 प्रकार के बेनिफिट्स हैं। एक, उनको खुद का जो पीएफ का पैसा मिल जाता है, जैसे आपको मिला हुआ है। सीपीएफ का पैसा भी उनको मिल जाता है। पेंशन उसका उनका थर्ड बेनिफिट है, और ये लिमिटेड बेनिफिट है।
और ये भी कोर्ट मॉनिटर कमेटी के माध्यम से हुआ था, इनका जो अपडेशन हुआ है। तो आप चाहते हो कि आपका पेंशन अपडेशन लिमिटेड हो, 2019 से हो, उससे पहले छोड़ दिया जाए? मेरी समझ में नहीं आता। इसके लिए तो आईबीए और यूएफबीयू तैयार बैठे हुए हैं, वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कैसे भी करके ये कोर्ट से हार जाएं और आरबीआई की लाइन पर हम पेंशन अपडेशन कर दें। अब मुझे समझ में ये नहीं आता भैया, एक बात बताओ, ये आरबीआई लाइन वाले कि क्या आपको अपने रेगुलेशन से कोई परहेज है क्या, कोई दुश्मनी है क्या? ये ऐसे ही है जैसे इस देश में रहने वाले कुछ लोग अपने देश को छोड़ करके डीप स्टेट की बात या अमेरिका की बात करेंगे, अपनी सेना की बड़ाई न कर करके पाकिस्तान की सेना की बड़ाई करेंगे। पाकिस्तान के चाहे कितने ही जेट गिर जाए लड़ाई में, लेकिन हमारे जरूर गिरने चाहिए। ये इस प्रकार की जो मानसिकता है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। भैया क्यों बात करते हो आरबीआई लाइन की? क्या लगते हो तुम आरबीआई के? और क्यों आरबीआई लाइन पे देंगे तो क्यों मांगोगे? जब आपका सशक्त रेगुलेशन है, वो कह रहा है कि भैया 35/1 में पेंशन अपडेशन है, और पहले तो फंड की प्रॉब्लम हो रही थी कि फंड्स कम पड़ते हैं, ये पड़ते हैं, वो भी रास्ता निकल गया। फंड्स कम पड़ते हैं, अपडेशन के लिए हमारा काम नहीं है, रेगुलेशन 11 उसका इंतजाम करता है। ये विश्वास साहब ने जो केस कर रखा है महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये पेंशन फंड के भी कर रखा है। तो वहां तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, करो पेंशन फंड पे, कराओ आप एक्चुअली का इन्वेस्टिगेशन, जो कमी पीसी पड़ेगी वो आप ही दोगे, आपके रेगुलेशन में लिखा है। वो तो आप हमसे ही 2010 में सेकंड ऑप्शन में कुछ पैसा ऐसे लेकर के बैठे हो, तो नहीं लेना चाहिए था। मतलब इतना कुछ बताने के बावजूद भी वही के वही है, हम नहीं सुधरेंगे। भाई क्यों मांगते हो आरबीआई लाइन पे? आप क्या लेना देना है आरबीआई साहब का? केवल और केवल इस बार कमेटी को यह बताया गया था भैया तुम्हें रूल बनाने हैं लिखित में, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो उससे पहले 1990 में आरबीआई के रूल्स बने हुए थे, और सीसीएस रूल 1972 से बने, दोनों का सारा लेकर के रूल बना लो। लेकिन बाद में जब बनकर के आया 1995 का रेगुलेशन, तो केवल और केवल आरबीआई की कोई जिक्र नहीं है उसमें। जिक्र है केवल 56 रेगुलेशन में, रेजिडियल प्रोविजन में केवल और केवल सीसीएस रूल 1972 का। वही आपको दिक्कत होती है, वहां का सारा लोग है। और दोनों में ही आरबीआई में 1990 में किसी प्रकार का पेंशन अपडेशन नहीं था। 1972 के सीसीएस रूल में 1972 कोई पेंशन अपडेशन रिवीजन की बात नहीं है, लेकिन इंप्लाइड है, वो मिलता है। ये जाकर के 2021 और 23 में जो अमेंडमेंट आया था, तब इन्होंने रेगुलेशन 66 में डाला कि भैया इसमें पेंशन अपडेशन जोड़ दो, अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट कल को इसको खत्म कर दे। तो भैया आरबीआई लाइन पे किस बेस से मांग रहे हो? आपके में तो 1995 से अपडेशन है, यानी आपके में पेंशन अपडेशन 1995 से है, और 19 और 5 24 साल के बाद आरबीआई को अपडेशन हुआ। जो 24 साल के बाद जो अपडेशन है उसको आप मांग कर रहे हो, अपना खुद के घर में आपका अपडेशन उसकी नहीं करोगे। कमाल के लोग हो भाई। और कुछ तो इतने उतावले हो रहे हैं कि अभी हो जाएगा। भैया कोर्ट हमारे आपके हाथ में नहीं है, वकीलों के हाथ में नहीं है, बहस भी आपके हाथ में नहीं है। आप केवल पॉइंट रख सकते हो, कोर्ट किस प्रकार मानता है, मेन चीज वो होगी। ये आपको निश्चित बता देता हूं, अपडेशन को कोई नहीं रोकने वाला है, अपडेशन होगा। और केवल आईबी और यूएफबी इस ताक में है कि ऐसा नहीं हो जाए, यदि ये केस जीत जाए तो 1995 से इनको अपडेशन देना पड़ जाएगा। ये सोच रहे कैसे भी ये केस हार जाए तो इन पर एहसान भी करेंगे हम, ये हमें पैरों तले इनको दबाएंगे भी, और इनको आरबीआई लाइन पे दे देंगे। जब आरबीआई लाइन पे आप लोगे तो आपको जो सर्विंग एम्प्लॉयज को बेस सेटलमेंट में जो फायदे मिलते हैं अपडेशन के, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आपको नहीं मिलेगा। और आरबीआई में केवल लिमिटेड अपडेशन है, उनको वो चीजें नहीं मिलती है जो उनको सर्विंग वालों को मिलती हैं। रीजन क्या है? वो साफ है, 3 बेनिफिट लेकर के बैठे हैं, तो वो तो सेटिस्फाइड है। ठीक है, ऐसे भी ठीक है। आरबीआई से हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, धैर्य रखें, शांति रखें, अपडेशन तो होगा। अब भाई कब होगा? जब 30 साल से नहीं हुआ, इंतजार लगाए बैठे हैं, तो इस लड़ाई से तो पीछे नहीं हट सकते ना। जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है,
और सब अपनी अपनी ओर से हिसाब किताब लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपके पेंशन रेगुलेशन 1995 से ज़्यादा कोई भी सशक्त रेगुलेशन नहीं है। केवल और केवल इसको इंटरप्रेट करने वाला वकील चाहिए, कोर्ट को बता देना चाहिए। और पीछे ये कैसे हारे, आई एम रियली सरप्राइज्ड टू हियर दैट, क्योंकि ये आरबीआई लाइन पर और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह पेंशन अपडेशन मांग रहे थे, जो इनको लागू नहीं है। इन्होंने अपना रेगुलेशन तो साइड में ही लगा दिया था, जैसे यूएफबीयू और आईबीए इसको शुरू से ही लगाते चले आ रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है, लेट अस सी। यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।